नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो कि बोर्ड की परीक्षा में आता ही आता है और हर समय आता है। अब यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से आपको ध्यान है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में आने ही वाले हैं और बहुत ही जल्द हम इस पर एक आपके रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिसमें जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो सभी आराम से 10th क्लास की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है उनके पास। हम 2026 नए वर्ष से यह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव यानी 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और कभी कभी तो यानी कि मान के चलो हर दूसरे साल 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अपन सब ये जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ, ये मैंने भी क्या है खूब सारी किताबों में से ढूंढ कर, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ध्यान है कि बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि क्लास में पढ़ाते हैं तो अलग तरीके से, किताब में है तो अलग तरीके से, नेट पर देखते हैं तो अलग तरीके से। तो कहने का मतलब उन सभी का निकाल के मैंने एक सार बनाया है, ताकि बच्चों का ये जो अपरिमेय से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बार आपके उन सभी का निचोड़ निकालकर मैं लेकर आया हूं। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय से संबंधित अपने जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिद्ध करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस चीज का विपरीत लेकर चलते हैं। यानी जो अगर जैसे सिद्ध कीजिए कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको √5 को परिमेय संख्या मानकर आगे बढ़ेंगे। और जब मानते मानते आगे बढ़ते हम हमारे जो निष्कर्ष निकलता है उसमें हम अगर गलत साबित हुए, जो प्रूफ है वो नहीं दे पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि आप देखते हो कि कोर्ट में अगर कोई केस चलता है तो एक व्यक्ति के पक्ष में रहता है और एक विपक्ष में रहता है। तो जिसके जो तर्क है, जो दावे हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वो जीत जाता है। तो उसी प्रकार से अपन परिमेय के दावे रखेंगे और रखते हमें लगेगा कि भैया हमारे जो दावे हैं वो गलत साबित हो रहे हैं, तो फिर वो संख्या, इसका मतलब आपके यह संख्या अपरिमेय है। इसमें देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको कि ये आपने 8th क्लास 9th क्लास में भी आपने सीखा होगा। बच्चे ज्यादातर क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर मैं आपका जो 8th और 9th में जो भी चीजें हैं वो आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, सबसे पहले इस लेसन में इस टॉपिक को अपन लेने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब हमें ध्यान है कि परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जो कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब वो संख्या चाहे माइनस से अनंत से स्टार्ट होती हो, या फिर 2 से ये जो संख्याएं होती है, 2 है, -1 है, 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यानी कि कहने का मतलब यही कि सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान है कि हर संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। उसे ही कहते हैं ना परिमेय संख्या। तो ये जितनी भी संख्या उनके नीचे अपन 1 लगा के आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बात और है कि एक तो अगर अपन परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसके बाद क्या है कि आपके ये जो संख्याएं होती है, जो आपके परिमेय संख्या होती है, वो क्या होती है, आपके टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है, जैसे देखो, चलो अपन आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो या नॉन रिपीटिंग हो, वे संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है अगर हम किसी भी संख्या का किसी में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद वह संख्या रिपीट नहीं हो रही हो। परिमेय में क्या होगी, वो रिपीट होगी। जैसे अपन देखो,
10/3 में भाग देंगे तो 10/3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। फिर भाग नहीं गया, 1 आ गया, 0 आ गया, फिर क्या हो गया, 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा, 0 लगाते जाएंगे ऐसे, यानी ये रिपीटिंग हो रहा है। या फिर हम अगर किसी संख्या में अगर भाग देंगे, जैसे 5/4 का भाग देते तो कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर उसके बाद में कितना बचा, 1 बच गया। फिर अपन ने लिया, ठीक है, 1 बच गया, 5 का भाग दिया तो ऐसे ही कर लेते ना, ये लो 5 का देखो 5/4 में भाग गया, 1 बार गया। फिर उसके बाद में लिया, फिर लगाया अपन ने 10 की जगह कितनी बार, 2 बार गया। फिर उसके बाद में कितना बच गया, 2 बच गया, 2 में हमने 0 लिया तो 4×5 = 20। तो इसके बाद में जाके ये स्टॉप हो गया, यानी ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद में कोई भी मान नहीं आ रहा है, यहाँ पर ही 1.25 पर ही जाके समाप्त हो गया। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो कि नॉन रिपीटिंग है, यानी कि जो पॉइंट के बाद में भी खत्म नहीं हो रही है, आ रहा है कुछ ना कुछ आ रहा है, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ मान निकल ही रहा है, यानी कि खत्म नहीं हो रही है। और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, और ना ही खत्म हो रही है और ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो क्या है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे अलग अलग संख्या कोई ना कोई रिपीट होगी। जैसे मान के चलो पॉइंट के बाद 100 गया, फिर उसके बाद 1000 गया, फिर 10000, कुछ संख्या है ऐसी जिसमें इस तरीके से आता है। तो फिर क्या, ज़्यादा वो अपन डिटेल में जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी। अभी आप यही समझिए कि या तो वो क्या होगी, अपने आप के रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग नहीं होगी तो वो आखिर में जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में नॉन रिपीटिंग और नॉन, ना तो खत्म हो रही है और ना ही क्या वो रिपीट हो रही है, कुछ अलग ही मान आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, यानी खत्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कहाँ पर, ये बात हो गई आपके परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। परिमेय और असंख्या, अपरिमेय, ये आप ध्यान रखिए, ये चीज जो मैंने लिखवा है इसको आप दोबारा से पुश करके वीडियो देखकर उतार लेना, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में से इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके जो कन्फ्यूजन है ये मैंने दूर करने के लिए, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें ध्यान है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं जो भी रूट में होते हैं उनको अपन क्या परिमेय संख्या मानकर चलते हैं, और फिर परिमेय में जो शर्तें हैं वो रखते हुए चलते हैं। जब वो शर्त पर रखते रखते वो शर्त नहीं, यानी जो कंडीशन है वो नहीं लगती है, कुछ अलग ही उसका विपरीत लगती है कंडीशन, तो फिर यह, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या अपरिमेय है। तो देखो अब यानी कि मान के चलो यहां पर लिखेंगे अपन हल, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भैया, परिमेय संख्या हमने मान लिया, परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिया यहाँ पर √5 को P/Q लो या A/B में लो, या किसी भी प्रकार से कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम P/Q में, अब देखो ऐसी कभी भी रूट वाली संख्या होती है सबसे पहले उसका वर्ग करते हैं, क्योंकि वर्ग करने से क्या हमें रूट जो है वो क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो रूट हटाएंगे तो हम इसी प्रकार से दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या होगा, हाँ इसमें देखो P/Q के रूप में वो अपन को शर्त रखनी पड़ेगी कि जिसमें Q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। Q बराबर 0 तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई भी आपके
उभयनिष्ठ सह अभाज्य पी और क्यू। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कोई भी उभयनिष्ठ, या फिर आप मान के सहअभाज्य पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या। चलो इसको इसके मान के पी और क्यू एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि देखो मैंने आज बहुत सारी किताबें पढ़ी, इंटरनेट से भी ढूंढा, काफ़ी चीज़ों से ढूंढा, तो मुझे ये दोनों ही शर्तें मिली। क्या कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसमें कोई भी यह संख्या क्या सहअभाज्य। सहअभाज्य से मतलब क्या है, देखो आप इसमें ये भी लिख सकते हो सहअभाज्य, कुछ भी लिख सकते हो आप दोनों में से, और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब देखो सहअभाज्य क्या है, देखो अभी अपन ने देखा था कि देखो -3 या फिर 5/4। अब देखो सहअभाज्य अभाज्य संख्या, हमें ध्यान है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ या तो वह संख्या या फिर एक का भाग जाए। जैसे हमने लिया 5 में किसका भाग जाता है, 5 का जाता है और 1 का जाता है, ठीक है, उसे ही तो कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलो 6 है, 6 में देखो 6 का भी भाग जाएगा और 1 का भी जाएगा, लेकिन इसमें 3 का भी जा रहा है और 3 के अलावा इसमें 2 का भी जा रहा है, तो यह संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या है। ये भाज्य और अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें सिर्फ 2 का ही भाग जाए, या तो वह संख्या जो स्वयं हो या फिर क्या हो आपके 1 हो। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एक बार कि सहअभाज्य हमने लिया है। अब इसका मतलब क्या है, सहअभाज्य मतलब दोनों में समान भाग जाए, यानी जिसका भाग इसमें जा रहा है उसी का भाग इसमें जा रहा है। अब अभाज्य संख्या यानी कि इसमें या तो पी क्यू का और पी का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। यानी सहअभाज्य का मतलब है, देखो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको कि आपको क्या, या तो पी में किसका भाग जाएगा आपके, या तो पी का जाएगा या फिर आपके 1 का जाएगा। भाई या तो वह संख्या अभाज्य किसे कहते हैं, या तो उसी स्वयं संख्या का या फिर 1 का, इन दोनों का ही भाग जाना चाहिए। जैसे क्यू है, क्यू में भाग किसका जाएगा, या तो क्यू में क्यू का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। यही मतलब हुआ ना भाई अभाज्य संख्या का, इन 2 का ही भाग जाए, इसे ही तो कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य किसे कहते हैं, इन 2 के अलावा किसी तीसरे का और भाग जाए। अब यहां पर हमने जो सहअभाज्य लिखा है उसका मतलब यही है, क्या, सह का मतलब हो गया दोनों में समान, इसको भी मिटा देते हैं। सह का मतलब हो गया दोनों में समान, यानी जिसका भाग इन दोनों में जाए, सह मतलब समान दोनों में जाए, और अभाज्य अभाज्य। अब अपन कब बढ़ते हैं, इसका मतलब देखो सहअभाज्य का मतलब अब मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ 2 का ही भाग जाना चाहिए। अब अगर हम इसको सिद्ध करते करते ये देखें कि इसमें किसी तीसरी संख्या का भाग और जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय में सिर्फ उसी संख्या का या फिर 1 का भाग जाता है। जैसा कि मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो मैंने ये दोनों कंडीशन लिख दी। किसी किताब में यह है, किसी किताब में यह है। तो इसी प्रकार से देखो अब क्या करते हैं अपन, रूट हटाने के लिए इसका करते हैं वर्ग। तो क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे बराबर p/q का स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, क्योंकि रूट से आपके रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, और इधर क्या होगा, p²/q²। ठीक है, अब हम इसको, हमें ध्यान है भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि p² में अगर q² का भाग दिया जाता है तो 5 उत्तर उसका आ रहा है। ठीक है, इसको q² को अपन इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास q² बराबर आ जाएगा p²/5। अब ये अपन को मिल गया है इसका अब हमारा पहला समीकरण। इसको हम दे देते हैं पहला समीकरण नंबर 1।
एक। अब इस समीकरण से आप क्या समझ रहे हो? देखो, इस समीकरण से आप यह समझ रहे हो कि अगर हम पी स्क्वायर में 5 का भाग देते हैं तो हमें उत्तर मिल रहा है क्यू स्क्वायर। यानी कि देखो, जैसे कि हम 10 में भाग देते हैं, 2 का देते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो यानी इसका भाग अगर हम इसमें दिया तो हमें उत्तर मिला 5। वैसे ही हम इसमें भाग, हम इसका भाग दे रहे हैं तो हमें उत्तर मिल रहा है क्यू स्क्वायर। तो पहला हमारा उत्तर ये आ चुका है। अब इसमें एक आपके प्रमेय है 1.3, ठीक है। वह प्रमेय क्या कहती है? देखो, प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि, इसमें इधर लिख देता हूं मैं, यदि किसी संख्या, हाँ, प्रमेय के अनुसार पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यही है आपके प्रमेय, यही है ना प्रमेय आपकी। तो देखो, इसको अपन थोड़ा सा आपको मैं डिटेल से समझाता हूं। देखो, यानी कि प्रमेय ये कहती है कि मान के चलो कि 6 का 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 अगर 3 से विभाजित है, यानी कि 36 अगर 3 से विभाजित है तो जो 6 है वो भी 3 से विभाजित होगा। सही बात है भाई, तभी तो विभाजित हो रहा है ना। जब उसके स्क्वायर से विभाजित हो रहा है तो उस आधार से तो होगी, घातांक संख्या में, जिसमें घातांक संख्या से अगर विभाजित हो रहा है तो आधार से तो होगा ही होगा, तभी तो उसमें हो रहा है ना भाई। स्क्वायर में क्या होता है? वर्ग ही तो होता है, वह संख्या 2 बार होती है बस। तो यानी कि 6 भी 3 से विभाजित होगी। एक बार और देखो, जैसे मान के चलो किसी ले लो आप 49 ले लो, चलो 100 ले लो आप 10 का। अगर किसी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, किसी संख्या का स्क्वायर आपके 2 से विभाजित है, यानी 100 अगर 2 से विभाजित है तो इसका आधार यानी 10 जो है वो भी 2 से विभाजित होगा, हो रहा है। सही बात है, यानी कि जो प्रमेय है वो हमारी एकदम सही है। ये मैंने प्रमेय को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया आपको कि यह प्रमेय ऐसा बोलती है, क्योंकि यह प्रमेय हमारे इसमें काम आएगी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने देखो पी स्क्वायर में 5 का भाग दिया तो क्यू स्क्वायर हमें उसका हल प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर, अब इसका मतलब इसका इसमें भाग गया तो मतलब पी के अंदर 5 का कुछ ना कुछ गुणक है भाई, 5 का उसमें भाग जा रहा है तो 5 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, P बराबर क्या लेंगे? 5 का कोई गुणज लेंगे। 5 का गुणज क्यों लेंगे? क्योंकि P में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए हम P बराबर 5 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 5R। अब 5R का अगर देखो, कहने का मतलब हमने 5 का भाग लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, हम 5 का भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है तो भाग किस में जाता है भाई? जैसे कि सपोज करो कि 8 का हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या में और भाग जा रहा है, तो भाग जाएगा तो ऊपर कम से कम 8 का गुणज ही आएगा ना भाई। या तो 8 होगा, या फिर 8 का 16 होगा, या 8 का 24 होगा, या 8 चौक 32 होगा, या फिर 8 पंजे 40 होगा। कहने का मतलब 5 का गुणज होगा तभी तो इसका भाग जाएगा इसमें, ऐसे तो जाएगा नहीं ना। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली संख्या है, अंश वाली संख्या है, हर का कोई ना कोई गुणज है तभी तो भाग जा रहा है, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं।
तो यहाँ पर हमने यही लिया है, पी का मान हमने क्या लिया है, 5 का कोई गुणज लिया है। आर बराबर 1 है तो भी सही है, 2 है तो भी सही है, 3 है तो भी सही है, 4 है तो भी सही है, 5 है, कुछ भी हो तो उसका गुणज 5 है तो इसलिए 5 का भाग जा रहा है, यही लिया अपन ने। अब देखो इसको मैं बिठा देता हूँ, ये सब आज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात आती है कि P बराबर हमने 5 स्क्वायर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P जो ये है हमारा समीकरण 1, उसमें हम P बराबर मान रखेंगे। तो कैसे रखेंगे देखो, तो Q बराबर P बराबर हमने क्या लिया, 5 R, ठीक है, 5 R ले लिया P बराबर, और P का स्क्वायर है बटा 5, यही तो अपना पहला समीकरण है भाई। P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, P की जगह हमने 5 R ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास क्या निकल कर आया यहाँ पर, Q स्क्वायर बराबर 5 R का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25 R स्क्वायर बटा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का हम 25 में देते हैं तो कितना आया, 5 बार कटा। अब कटा, अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, Q स्क्वायर बराबर 5 R स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। तो R स्क्वायर बराबर हम इधर ले आएंगे इसको, तो इधर लाने पर क्या होगा, ये Q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और उसका हल हमें प्राप्त हो रहा है R स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि भैया हमने तो कहा था कि परिमेय संख्या में 1 के अतिरिक्त कोई असहभाज्य संख्या कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर तो 5 का भी भाग यहाँ पर P में भी जा रहा है और 5 का ही भाग Q में जा रहा है, जबकि परिमेय अभाज्य सहअभाज्य संख्या में तो सिर्फ 2 का ही भाग जाना चाहिए, या तो उस खुद का स्वयं का या फिर उसमें जाना चाहिए। और जब 5 का ही P में भी जा रहा है और 5 ही का ही Q में जा रहा है, इसका मतलब P और Q दोनों 5 के गुणज है। अगर ये 5 के गुणज है तो फिर Q का भाग P में जाना चाहिए, तो वो तो नहीं जा रहा, फिर वो परिमेय नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त हुआ कि भैया इन दोनों के अलावा एक और स्वयं वह संख्या के अलावा एक तीसरा गुणज और है जिसका भाग P में भी जा रहा है और Q में भी जा रहा है, यानी कि जो हमने माना था वह सही नहीं माना था, यह संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा किसी और संख्या जो उभयनिष्ठ संख्या है 5, उसका भाग दोनों में जा रहा है, P और Q में जा रहा है। तो ये इसी को आपको हिंदी करके यहाँ पर लिखना है, वैसे मैं लिख देता हूँ इस तरफ। अतः हमारे निष्कर्ष से हमें ज्ञात हुआ कि P तथा Q में 1 के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि हम भैया कि जो हमने माना था कि भैया P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो 5 हमें गुणनखंड और मिल गया, यानी कि 5 का उसमें भाग जा रहा है। तो यहाँ से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि साहब यह जो संख्या है यह परिमेय संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यह बताना है कि इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी परिमेय 2 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, जितनी भी अभाज्य संख्या कोई सी भी आ सकती है, ठीक है, कोई सी भी आ सकती है। तो अतिरिक्त 5 उभयनिष्ठ 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना परिमेय संख्या
वाली गलत गलत, ये लिख लेना, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, गलत साबित हुई। देखो बच्चों क्या है ना कि आपको भी ध्यान है कि गणित और अंग्रेजी का मैं पढ़ाता हूँ, मैं उसी का टीचर हूँ, स्कूल में वो पढ़ाता हूँ, तो हिंदी तो मेरी बिल्कुल ख़राब है ही, तो आप इसी प्रकार से समझ लेना, ठीक है। तो हमारी कल्पना गलत हुई, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः यह क्या है, परिमेय संख्या। अब इसी तरीके से आपको देखो ये सभी रखने, सपोज करो यहाँ पर आपके 3 आ गया, तो आपको यहाँ 3 लेना है, फिर यहाँ पे 3 लेना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 लेना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, 3 लेना है, फिर यहाँ पर क्या होगा, उसी का 3 का जाएगा, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से p स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी संख्या में इसका भाग लो, तो जब आप p का मान या q का मान या a का मान कुछ भी रखो, तो कम से कम वह संख्या का मान, वह संख्या जिसका भाग उसमें जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ गुणज लेना पड़ेगा। यानी √3 है तो यहाँ पे भी आपको 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 लोगे तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा तो 3 का, इसी प्रकार से 3 का भाग जाएगा, तो p और q में या a और b में 1 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई 6 आ जाए, सपोज करो, ठीक है, 6 आपके 2 और 3 का जा रहा है, तो इसको छोड़ो आप ना, वैसे 6 भी है लेकिन अगर वो अंडर रूट में है तो हो सकती है। यहाँ पर ले लो आप 7 ले लो जैसे, तो यहाँ पर 7 की जगह 7 आ जाएगा। बाकी यही आपको पूरी की पूरी जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी मैंने लिखा है, आपको इसी तरीके से लिखना। यही जो मेन पोर्शन है, इनमें से आप यह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यह तो लिखना ही पड़ेगा परिभाषा के अनुसार। और उसमें एक आपको ये जो प्रमेय है 1.3, यह प्रमेय भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर जैसे 7 आ जाता मान लो, तो यहाँ पर आपने 7 ले लिया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, फिर आप इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 7 आ जाएगा। बाकी सभी में सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पर इसी प्रकार से करना पड़ेगा। इस प्रकार के अंडर रूट जितने भी हो, ये अलग अलग किसी किताब में क्या बता रखा है, किसी किताब में क्या बता रखा है, स्कूलों बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो इसी तरीके चलता है। तो अब बच्चों देखो, पते की बात ये है, सबसे पहले तो आप कमेंट में यह बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे आपके हम जो बता रहे हैं वह आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। उससे क्या है कि हमें भी और वीडियो बनाने का क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि वास्तव में बच्चों को हमारी पढ़ाई गई चीज़ें वास्तव में पसंद आ रही है। अगर पसंद ही नहीं आ रही है और हम हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है। बच्चों को कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिल रही है, हम हमारा समय दे रहे हैं, हमारी एनर्जी दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि बच्चों का कुछ ना कुछ हो। लेकिन बच्चे अगर कमेंट करके ये बताएंगे हमें कि हाँ भैया वास्तव में सर आप जो पढ़ाया है वो हमारे कुछ समझ में आ रहा है, तो हम इसी तरीके से हमारे भी आगे हम प्रोत्साहित। और वैसे हम 1 तारीख से आपके ऑनलाइन क्लास लेने की जो 10th क्लास की उसकी तैयारी की क्लास लेने लगा रहे हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते, जो भी आप बताइए। उसी प्रकार जैसे भी हम आपको कमेंट में आप बताइए, मैं आपके कमेंट जो यूट्यूब पर आप दोगे वो सभी मैं पढ़ता हूँ, यूट्यूब पर ही मैं पढ़ता हूँ सब कुछ। बाकी तो क्या है, बाकी और इतना समय बचता नहीं है, मैं यूट्यूब के अलावा और कुछ देख नहीं पाता। तो जैसा भी हो आप इसी प्रकार से हम मेरी जो ये चैनल है आपको कैसा लगा उसका आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, आगे से आगे आप बढ़ाइए, ताकि और बच्चों का भी भला उनके भी समझ में आए और उनको भी जो है अच्छे नंबर वो क्लास में प्राप्त कर सकें। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में, धन्यवाद।